ये कलेक्टर पलक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते। हमें पिल्ला कहने वाला, हमें कुत्ता कहने वाला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चा के बगैर उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी नहीं होती। जी हां, उसी में शामिल हैं रामपुर के पॉलिटिकल किंग आजम खान। जौहर यूनिवर्सिटी का मामला हो, उनकी भैंस चोरी का मामला हो, बहुत सारे ऐसे मामले थे कि सैकड़ों मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हो गए। लेकिन एक वक्त था जब यूपी की सत्ता के सबसे ताकतवर वजीर आजम खान हुआ करते थे। नेताजी के दोस्त थे और अखिलेश के दुलारे भी। लेकिन कहते हैं चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, बदलना प्रकृति का नियम है। और राजनीति और इतिहास दोनों अपने आप को दोहराता है। शायद सत्ता जाते ही 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आते ही आजम खान के बुरे दिन शुरू हो गए। तो आज हम अपने चर्चित शो मठाधीश में आपको रामपुर के नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल किंग और लंबे समय तक सत्ता सिंहासन पर राज करने वाले सत्ता के सबसे ताकतवर वजीर आजम खान की पूरी दास्तान सुनाएंगे। नमस्ते, मैं हूं अजीत सिंह और आप देख रहे हैं मठाधीश, सियासत और अपराध का कॉकटेल। पूरी दास्तान आपको हम दिखाएंगे आजम खान और उनके परिवार का कि कैसे एक व्यक्ति अर्श से फर्श पे या फर्श से अर्श पे कैसे पहुंचता है और कैसे ऊपर जाता है और कैसे नीचे आता है। क्योंकि एक वक्त वो था कि जब आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सलाखों के पीछे आजम खान की वजह से जाना पड़ा था और एक वक्त यह है कि अब आजम खान की रातें जेल में गुजरती। तो देखिए ये पूरी दास्तान मेरे साथ। ये कलेक्टर पलक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते। हमें पिल्ला कहने वाला, हमें कुत्ता कहने वाला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ नाम सिर्फ नेता नहीं होते, वो एक दौर होते हैं। एक ऐसा दौर जो सत्ता के गलियारों से लेकर सड़क के कोनों तक अपनी छाप छोड़ता है। और ऐसा ही एक नाम है मोहम्मद आजम खान। एक समय रामपुर में बादशाह की तरह समझे जाने वाले आजम आज अदालतों और जेलों की फाइलें पकड़े नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक का सफर, उन्होंने कानून पढ़ा, बहसें जीते, एक तेज तर्रार नेता के रूप में छवि बनाई, आवाज बदली, एक वकील की आवाज से, एक आंदोलनकारी की आवाज से। लेकिन आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं पूरे परिवार के साथ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसने तूफान खड़ा कर दिया और वो नाम है मोहम्मद आजम खान। रामपुर के नवाबी शहर से निकलकर आजम ने सत्ता की गलियों में अपनी पहचान बनाई। 9 बार विधायक, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और मुस्लिम समुदाय के प्रतीक। लेकिन राजनीति की राह आसान नहीं थी। बकरी चोरी, जमीन कब्जा, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र ने उन्हें कई बार जेल की सलाखों तक पहुंचाया। आजम की कहानी है शक्ति और विवाद, भरोसा और धोखे, समर्थन और विरोध के। यह है कहानी एक नेता की जो कभी इतिहास रचता है और कभी अपने ही जाल में फंस जाता है और अर्श से फर्श पर पहुंच जाता है। गांधी समाधि को देखिए आप, कितना खूबसूरत बनाया है। वो आकर्षण का केंद्र है, वहाँ रोज लोग आते हैं घूमने के लिए। तो ये विकास कार्य उन्होंने जो कराए वो उसकी कोई मिसाल प्रदेश में कहीं नहीं मिलती। रामपुर से लखनऊ और दिल्ली तक एक समय था जब आजम खान का नाम भरते ही राजनीतिक हलकों में तूफान खड़ा हो जाता था। लेकिन वक्त का पहिया घूम गया। 23 महीने बाद वही आजम चुपचाप जेल से बाहर निकलते देखे गए। उनकी राजनीतिक जमीन पर अनिश्चितताओं के धुंधले बादल नजर आने लगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेता मुलायम सिंह यादव के करीबी 10 बार विधायक रह चुके आजम खान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम समाज के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर पहचान बनाई। रामपुर नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी यूपी में उनकी मंजूरी के बगैर ना तो किसी की पोस्टिंग होती थी, ना ही किसी को टिकट मिलता था। सवाल यह है कि आजम का ये पुरानी सियासी ताकत कैसे आएगी? क्या अब सब कुछ आजम खान का अतीत बनकर उभरेगा या लोग आजम खान को अतीत के तौर पर जानेंगे? रामपुर का नवाबी शहर, लखनऊ की गलियां और दिल्ली के राजनीतिक सर्किट, एक ऐसा नाम जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में तूफान खड़ा किया। वो नाम था आजम खान। लेकिन समय की चाल ने खेल बदल दिया। 23 महीने जेल में और अब चुपचाप वापस मैदान में आए और फिर जेल में। उनकी राजनीतिक जमीन पर अब अनिश्चितताओं के बादल छाए हैं।
समाजवादी पार्टी के संस्थापक, मुलायम सिंह के करीबी और 10 बार विधायक आजम खान ने मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा चेहरा बनकर अपनी छवि बनाई। रामपुर ही नहीं, पश्चिमी यूपी में उनका रसूख ऐसा था कि बिना उनकी मंजूरी के ना तो अफसरों की पोस्टिंग होती थी, ना ही चुनाव में टिकट मिलता था। लेकिन अब सवाल यही कि क्या आजम फिर से सत्ता की ऊंचाई छू पाएंगे या उनका राजनीतिक सफर अब इतिहास की किताब में दर्ज होने तक सीमित रह जाएगा। आजम खान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को अपनी पहचान से चिन्हित किया, लेकिन अब सब बदल गया है। सत्ता की चमक कहीं फीकी पड़ गई है और राजनीतिक धुंध ने उनके चारों ओर से घेरा बना दिया है। अभी अस्पताल बनवाया, रोडवेज अड्डा बनवाया और यूनिवर्सिटी तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। उसके बाद तारामंडल बताइए अब कहाँ तक, तारामंडल शायद दिल्ली में है और कलकत्ता में है, शायद गांधी समाधि है और इमारतें जौहर शोध संस्थान जहाँ पर रिसर्च करते बच्चे, अब जब से वो सरकार नहीं है तो उस पर कोई काम ही नहीं हो रहा। जौहर शोध संस्थान जहाँ रिसर्च करने का सेंटर, तहसील बनवाई, कितना परेशान होते थे लोग पुरानी तहसील में, अब वो नई तहसील बनवा दी। डूंगरपुर प्रकरण, जहां आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस मामले में आजम खान को जमानत मिल चुकी थी। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश और 19 मुकदमों की जमानतें एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में दाखिल की गई। कोर्ट ने जमानतियों के सत्यापन का आदेश दिया। पुलिस और राजस्व प्रशासन ने रिपोर्ट सौंपी और फिर एक एक कर लूट, डकैती और धोखाधड़ी से जुड़े 19 मामलों में रिहाई के परवाने जारी हो गए। यानी 72 मुकदमों के जाल में फंसे आजम खान के बाहर आने का रास्ता आखिरकार खुल गया। समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने रिहाई का काउंटडाउन शुरू कर दिया और फिर वो दिन आया जब करीब 30 महीने बाद आजम खान समाजवादी पार्टी के सीरियस नेता जेल से बाहर आ गए। सीतापुर जेल से उनकी रिहाई हुई। आजम खान के खिलाफ 72 मुकदमों में दर्ज रिहाई के आदेश सीतापुर जेल प्रशासन को पहुंचे। कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई, जेल के दरवाजे खुल गए। सैलाब, नारे, भावनाएं रिसीव करने के लिए भारी हुजूम। एक रिहाई नहीं थी, उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक पुराने खिलाड़ी के वापसी का संकेत था। सियासत की दास्तानें अक्सर शिखर और जेल के बीच घूमती हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में कुछ किरदार ऐसे दर्ज हैं जिनकी कहानी सिर्फ पद या कुर्सी नहीं बल्कि जिद, जुनून और राजनीतिक प्रतिशोध की है। उसी में से एक नाम है मोहम्मद आजम खान का। एक वक्त था जब उनकी भैंस चोरी हुई तो पुलिस ने पूरा जिला छान मारा। आज वक्त बदला, 72 मुकदमों का जंजाल, 23 महीनों की काल कोठरी, रामपुर के इस शेर को उसके ही किले से दूर कर दिया गया। लेकिन सीतापुर जेल के गेट खुले हैं, कानून का चक्र पूरा हुआ और आजमनामा में एक नया अध्याय जुड़ गया। क्या यह सिर्फ रिहाई थी या पश्चिमी यूपी की मुस्लिम राजनीति में भूचाल लाने वाला एक सियासी दहाड़? मुकदमे थे लूट, डकैती, धोखाधड़ी। डूंगरपुर कांड की 10 साल की सजा हो गई। यह सिर्फ कानूनी आंकड़े नहीं है, यह उस सियासी शख्सियत के चारों ओर बुना गया वो जाल था जिसने लगभग 2 साल तक यानी 23 महीने तक उन्हें सियासी मैदान से दूर रखा। रामपुर वो किला जो उनकी निजी जागीर माना जाता था, उपचुनाव में हाथ से निकल गया। समर्थकों के चेहरे पर निराशा थी, लेकिन कानून की लड़ाई धीमे जरूर चलती है पर रुकती नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डूंगरपुर में जमानत दे दी। 19 मुकदमों की लंबी फहरिस्त पर बारी बारी से एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। पहले पुलिस और राजस्व प्रशासन ने जमानतियों का सत्यापन भी किया। एक एक कर रिहाई के परवाने जारी हुए और 72 मुकदमों की अदालती गांठें आखिर में खुल गई। घड़ी ने 23 महीने का पूरा सफर किया और सीतापुर जेल के लोहे के गेट पर सबकी निगाहें टिकी थी। यह सिर्फ एक गेट नहीं था, यह 2 साल की राजनीतिक चुप्पी का द्वार था। और फिर वो पल आया जब आजम खान बाहर आए। समर्थकों का हुजूम किसी सैलाब से कम नहीं था। नारे गूंज रहे थे, फूलों की वर्षा हो रही थी। ये रिहाई सपा के लिए संजीवनी थी, लेकिन ये वापसी चुनौतियों से भरी है। ना उनके रहने से पश्चिमी यूपी के मुस्लिम वोटर नए विकल्प की तलाश में है। रामपुर का किला अभी बीजेपी के पास है। आजम खान की रिहाई यूपी के सियासत में सेकेंड इनिंग की शुरुआत थी। क्या शेर अपनी पुरानी धमक वापस ला पाएगा या राजनीतिक प्रतिशोध की आंच में तपे इस नेता को अब नए सिरे से अपनी जमीन तैयार करनी होगी? ये सब हो ही रहा था कि आजम खान को फिर से जेल जाना पड़ गया और फिर एक बार सलाखों के पीछे पहुंच गए। और फिर स्कूल खुलवाए बच्चों को तालीम के लिए। तो सबसे बड़ा काम तो तालीम का है। जो तालीम करेगा वो सबसे बड़ा आदमी मेरी नज़र में। आजम खान स्वास्थ्य में और तालीम पर ध्यान जी और लोगों के उस पर भी, सड़कें भी उस पर ध्यान दिया। जो काम उनको कराए उनका कोई तोड़ नहीं है।
अब मुखालिफ के लिए तो भाई कुछ भी कर दो। तो चलिए पलटते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो पन्ना जहां नाम है आजम खान का, एक ऐसा नेता जिसकी आवाज कभी सत्ता के गलियारों में गूंज बन जाती थी, लेकिन वह अब आजम अदालतों और जेल की दीवारों के बीच अपनी सियासत लड़ते दिखाई दे रहे हैं। सेना पर दिए गए विवादित बयान के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 2017 के इस मामले में उन्हें दोषमुक्त करार दे दिया, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। अभी भी वो जेल में है और दोबारा जाना पड़ा। तो चलिए खोलते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की वो फाइल जिस पर नाम लिखा है मोहम्मद आजम खान। एक दौर था जब रामपुर से लखनऊ और दिल्ली तक आजम का नाम ही काफी था। फैसले रुकते थे, सियासत करवट लेती थी, लेकिन अब वही आजम ताकत से मंच कर उतरकर कानून की कसौटी पर अपनी लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। सेना पर दिए गए कथित विवादित बयान के मामले में आजम खान को अदालत से बड़ी राहत जरूर मिली। एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने 2017 के इस केस में उन्हें दोषमुक्त करार दे दिया। यह वही मामला है जो एक चुनावी भाफड़ से शुरू हुआ था और रामपुर थाने तक पहुंचा और सालों तक अदालतों की फाइलों में चलता रहा। कोर्ट ने साफ कहा, बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया, सबूत नाकाफी हैं, इसलिए आजम खान बरी हो गए और समर्थकों में खुशी हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि राहत के बावजूद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम अब भी रामपुर की जेल की सलाखों के पीछे हैं। पैन कार्ड मामले में मिली 7 साल की सजा की वजह से तो आजम खान की सियासत अब रैलियों से ज्यादा अदालतों की तारीखों में तय हो रही है। सवाल वही पुराना, लेकिन पहले से ज्यादा गहरा, क्या यह फैसला आजम की वापसी की शुरुआत है या फिर उनकी राजनीति की आखिरी अध्याय बनकर रह जाएगा? अदालत ने सभी सबूतों, गवाहियों और दलीलों को सुनने के बाद आजम खान को दोषमुक्त करार दिया, लेकिन उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा क्योंकि दूसरे मामले में उन्हें कोर्ट से सजा मिली हुई है। ये तो साहब बदले की कार्रवाई है, आप देख लो। ऐसे मुकदमे तो पहली बात तो कुछ मुकदमे ही वो ऐसे हैं जो इतना बड़ा तो वो नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हो देश के अंदर बलात्कारी, मर्डर करने वाले, हत्याएं करने वाले, मॉब लिंचिंग करने वाले कितने लोग आप देख रहे हो, कितने लोग जेल जा रहे हैं, कितने को सजा मिल रही है? कुछ भी नहीं। बलात्कारियों मैं नाम क्या लूँ, उनको पैरोल मिल रही है और उनके घर का बेचारों का कोई मैयत हो रही है तो उनको नहीं छोड़ रहे 2 घंटे लिए भी नहीं, और लोग 1-1 महीने की पैरोल पे आ रहे हैं। वो लोग जो हिंदुस्तान के मशहूर मुकदमों में अंदर गए, बलात्कार में गए, मर्डर में गए, हत्या में गए, 1-1 बार में 10-10 लोगों को मारे हुए हैं, वो लोग आए। बलात्कारियों की सजाएं माफ़ हो रही हैं। ये देखिए हालात देश के। कभी जिनके एक इशारे पर अफसरों की पोस्टिंग बदल जाया करती थी, वही नेता आज अपने जेल बदलने की इजाजत मांग रहा है। हम बात कर रहे हैं आजम खान की। रामपुर जेल से शिफ्टिंग को लेकर आजम खान की अर्जी पर कोर्ट पहले ही अपना बड़ा और सख्त रुख दिखा चुका है। इस एप्लीकेशन में आजम खान ने अदालत के सामने 3 संवेदनशील मांगे रखी। गौरतलब है कि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोनों को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। इसी सजा के बाद पिता और पुत्र दोनों को रामपुर जेल भेज दिया गया था और ये जेल का खेल आजम खान पिछले कई सालों से खेल रहे हैं, जब से सत्ता बदली है। कभी जिनके नाम से रामपुर की सियासत की धड़कन तेज हो जाया करती थी, आज वही नाम जेल की बैरकों और कोर्ट की तारीखों में सिमटता दिख रहा है। आपको पता है कि हम बता रहे हैं आजम खान की पूरी कहानी। रामपुर जेल से शिफ्टिंग को लेकर आजम खान की अर्जी पर कोर्ट पहले ही अपना रुख साफ कर चुका है। इस अर्जी में एक नेता नहीं बल्कि एक कैदी की मजबूरी झलकती है। हाँ, तो रुतबा तो ऐसा रहा कि जहाँ वो रहे वो मान सम्मान के साथ रहे, और सबसे अच्छी बात ये लगी कि समाजवादी पार्टी से भी उनका थोड़ा वो मुलायम सिंह यादव जी से रहा, उनका तलखी रही, और पार्टी में भी नहीं रहे। वो क्या वजह रही वो तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो छोटा आदमी हूँ। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो अपना घर छोड़ के नहीं गए। कई बार ऐसा हुआ मगर वो गए नहीं छोड़ के, तो ऐसे आदमी का तो रुतबा होना ही चाहिए। आजम खान ने अदालत के सामने 3 मांगे रखी थी। पहली, खराब सेहत का हवाला देते हुए ए श्रेणी की जेल में स्थानांतरण, और दूसरा, जेल ट्रांसफर रात के सन्नाटे में नहीं दिन के उजाले में किया जाए। तो वहीं तीसरी, सत्ता नहीं सियासत नहीं, बस बेटे अब्दुल्ला को साथ रहने की इजाजत दी जाए। लेकिन अदालत ने भावनाओं की नहीं कानून की भाषा बोली।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने साफ कहा कि जेल बदलना प्रशासन का फैसला नहीं, कोर्ट की अनुमति के बिना एक कदम भी नहीं। गौरतलब है कि 2 अलग अलग पैन कार्ड के मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोनों को 7 साल की सजा सुनाई गई थी और उसी फैसले के बाद पिता पुत्र को रामपुर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। यह वही आजम खान है जो कभी सिस्टम को चलाते थे, आज उसी सिस्टम के नियमों में बंधे हुए हैं। यह कहानी सिर्फ जेल की शिफ्टिंग की नहीं, यह कहानी है सत्ता से असहायता तक के सफर की। और जब भी वो मंत्री रहे तो उन्होंने वो अपना असर रसूख का इस्तेमाल करके विकास तो खूब कराए, लेकिन सबसे अच्छा विकास वर्ल्ड लेवल की एक यूनिवर्सिटी इस क्षेत्र में जहाँ पर गरीब बच्चों को ज़रूरत है तालीम की। दूसरी यूनिवर्सिटियों में इतनी सस्ती तालीम और इतनी अच्छी, इतना अनुशासन के साथ नहीं है। तो सबसे बड़ा तो मैं उसको मानूंगा और उन्होंने बहुत अच्छा किया ये आने वाली पीढ़ियों के लिए। और सभी धर्मों के लोग पढ़ते हैं वहाँ, एक का नहीं है मामला। और उसके बाद जो है वो स्वास्थ्य पर आता है, तो शिक्षा स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य के मामले में देखिए अस्पताल हमने, हमारे आजम खान साहब ने कितना बड़ा अस्पताल बनवाया। लखनऊ की अदालत और 6 साल पुरानी सियासी गूंज, एमपी एमएलए कोर्ट ने भड़काऊ भाषण के एक पुराने मामले में आजम खान को बरी कर दिया। यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है, जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आजम खान ने 23 अप्रैल को लखनऊ के सिविल लाइंस इलाके में चुनावी जनसभा की थी। आरोप था कि उस मंच में आजम खान ने वोटर्स को उकसाने वाले बयान दिए। चुनाव आयोग ने अभद्र टिप्पणियां की, मामला दर्ज हुआ, लंबी कानूनी प्रक्रिया चली और 6 साल बाद अदालत ने सबूतों के अभाव में आजम खान को बरी कर दिया। और यही नहीं, 7 नवंबर को लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट ने एक पुराने मामले में भी आजम खान को राहत दे दी। लेकिन राहत का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कहते हैं जब सत्ता बदलती है, सियासत बदलती है, तो आपका नजर और वजीर दोनों बदल जाता है। लखनऊ की अदालत और 6 साल पहले दिए गए एक भाषण की गूंज, वो भाषण जो कभी चुनावी जोश माना गया और बाद में कानून की भाषा में भड़काऊ बयान कहलाया। एमपी एमएलए कोर्ट ने अभी उसी 6 साल पुराने केस में आजम खान को बरी कर दिया है। कहानी जाती है साल 2019 के लोकसभा चुनाव में, जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आजम खान 23 अप्रैल को सिविल लाइंस इलाके में चुनावी मंच से बोल रहे थे। आरोप लगा कि उस मंच से वोटर को उकसाने की कोशिश की गई और चुनाव आयोग पर अभद्र टिप्पणियां की गई। मामला दर्ज हुआ, राजनीति अदालत तक पहुंची और भाषण कानूनी बहस बन गया। सालों चली सुनवाई के बाद अब अदालत ने कहा आरोप टिकाऊ नहीं है, सबूत नाकाफी हैं और आजम खान दोषमुक्त। लेकिन यह राहत इकलौती नहीं थी। इसी 7 नवंबर को लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को हजरतगंज कोतवाली में दर्ज 6 साल पुराने मानहानि केस में भी बरी कर दिया। इस मामले में आरोप था कि 2019 में सरकारी लेटर पैड और मोहर का गलत इस्तेमाल कर बेमनस्यता फैलाया गया और मानहानि की गई। कोर्ट ने इन आरोपों को भी कानून की कसौटी पर कमजोर माना। आजम खान की कहानी में अब भाषण कम और फैसले ज्यादा हैं। ये कहानी बताती है कि सत्ता में दिया गया हर शब्द वक्त आने पर अदालत में बखूबी तौला जाता है। शायद आजम खान से बेहतर ये कोई बता नहीं सकता। देखिए, आजम खान साहब का जो राजनीतिक जीवन है वो बिल्कुल खुली किताब है और आईने की तरह है कि ज़मीन से सफ़र शुरू किया। संघर्ष उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा रहा और एक छोटे से घर, एक छोटे से मोहल्ले से एक शख्स उठता है और अलीगढ़ की सरजमीन पर जाकर तालीम हासिल करते हैं और वहाँ से जो इमरजेंसी हुई और आपका जेल जाना हुआ और उसके बाद जो सियासी लोगों की नज़र पड़ी और उसके बाद से जो सियासी सफ़र शुरू हुआ है तो आज तक वो जारी है। और पूरी दयानतदारी और ईमानदारी के साथ उन्होंने कमज़ोरों, गरीबों और जो महरूम थे लोग और जो हाकिमों के सताए हुए लोग थे, उनकी आवाज़ बुलंद की। मज़दूरों के नेता की शक्ल में, गरीब और कमज़ोरों के नेता की शक्ल में उभरे और अपनी शनाख्त बनाई। और न सिर्फ रामपुर, न सिर्फ उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में वो कमज़ोरों और दबे कुचलों के नेता की शक्ल में पहचाने गए। जेल की सलाखों से निकलते ही सियासी हलचल ने नया रंग पकड़ लिया। आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अपने समर्थकों और मीडिया के सामने खुलकर आ गए। आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, बड़े
चिंतक भी हैं और उन्होंने खुलकर ये बात कही कि उनकी सुरक्षा की चिंता है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, आर्थिक संकट, उन्होंने हर मुद्दे पर बेबाकी से बात की। कहा मेरी जान को खतरा है, इसलिए वायु श्रेणी नहीं, मुझे जेट श्रेणी की सुरक्षा चाहिए। बीच में उन्होंने मीडिया ट्रायल, प्रशासन की बातें उठाई, आर्थिक मुश्किलें जाहिर की, सुप्रीम कोर्ट से मिले इंसाफ की भी चर्चा की। राजनीतिक और व्यक्तिगत रिश्तों की याद दिलाकर आजम खान भावुक भी हुए कि 45 सालों में आखिर क्या क्या हुआ, क्योंकि आजम खान एक बड़ा नाम है। दशकों तक जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी कलम से हुकूमत इबारत लिखी, आज वही शख्सियत अपने घर और अपनी जान की सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहा है। देखिए, वो दौर बड़ा सादगी का दौर था। बाहमी इत्तेफाक, भाईचारा, प्यार और मोहब्बत, एक दूसरे का एहतराम, ये सब चीज़ें उस ज़माने में थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकतांत्रिक परंपराएं थीं उनका बड़ा लिहाज रखा जाता था। जो हाकिम वक्त होते थे, चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन विपक्ष का अपना एक हिस्सा होता था। अगर 100 काम सरकार की मंशा से हो रहे हैं तो 50 काम विपक्ष की मंशा से भी विकास के होते थे। आजम खान का जो राजनीतिक समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जेल से बाहर आ गए और फिर जेल चले गए, लेकिन बीच में उनके हालिया बयान एक राजनीतिक तूफान और व्यक्तिगत त्रासदी की कहानी सुनाते हैं। ये कहानी सिर्फ नेता के पतन की नहीं बल्कि उसके सियासी बदले की आग की है, जिसने एक पूरी विरासत को झुलसा दिया है। आजम खान ने सीधे सीधे कहा कि उनकी हत्या की जा सकती है और यहां उनकी मांग सिर्फ सुरक्षा की नहीं बल्कि समानता की है। ये बयान एक मास्टर स्ट्रोक है। आजम खान खुद को टारगेट किलिंग के खतरे में बताकर सीधे तौर पर सत्ताधारी खेमे पर उनके दुश्मनों को पनाह देने का आरोप लगाते हैं। ये उनकी पीड़ित रणनीति का पहला और सबसे भावनात्मक अध्याय है। ये सिर्फ आर्थिक बर्बादी नहीं है, ये बयान आर्थिक नाकाबंदी का आरोप है। आजम खान ये संकेत दे रहे हैं कि प्रशासन ने जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया था कि उनकी संपत्ति अछूत बन गई है। सत्ता का ये घातक प्रहार उन्हें राजनीतिक रूप से निष्क्रिय करने की अंतिम कोशिश जैसा प्रतीत होता है। आजम खान के लिए न्याय के मायने भी बंटे हुए हैं। उन्हें निचली अदालतों में सदमे मिले, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 100% इंसाफ दिया। ये न्याय व्यवस्था के प्रति उनकी विश्वास की जटिलता को दर्शाता है। इस पूरे राजनीतिक और व्यक्तिगत तूफान में आजम खान ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ अपने 45 साल के रिश्ते को मजबूत बताया। ये रिश्तेदारी इस बात का संकेत है कि पार्टी के भीतर उनका समर्थन का आधार अभी भी हिलने वाला नहीं है। देखिए, आजम खान साहब को अगर आप पूरी उनकी जिंदगी को देखें तो उनकी मेहनत, उनकी दयानतदारी, उनकी मुल्क से मोहब्बत, वफादारी, गरीबों और कमज़ोरों की तरफदारी और मुसलसल जद्दोजहद ने उनको 50 साल के सफ़र में आने के बाद आजम खान साहब ने खुद को तामीर किया। किसी और का उसमें कोई ताउन नहीं है, खुद आजम खान साहब ने अपने आप को बनाया और 50 साल की आधी सदी की मेहनत ने एक शख्स को जन्म दिया जिसका नाम मोहम्मद आजम खान है। एक ऐसी शख्सियत को जन्म दिया जिनका नाम मोहम्मद आजम खान है। आज आजम खान साहब की शनाख्त हिंदुस्तान की सरहदें भी पार कर चुकी है और वो इस वक्त ग्लोबल लीडर हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी उनकी शनाख्त दुनिया के तमाम मुल्कों में आजम खान साहब को मोहब्बत करने वाले लोग पहचानते हैं, जानते हैं। ये उनकी ज़िंदगी का हासिल है। 1970 का दशक, राजनीति का एक युवा, मुखर और बागी चेहरा आजम खान। छात्र राजनीति से उठकर रामपुर की सत्ता तक उनका सफर हमेशा संघर्ष और विरोधी के रंगों से भरा रहा। छात्र राजनीति से शुरू हुई उनकी यात्रा ने रामपुर की राजनीति का अखंड सुल्तान बना दिया। 1980 में मुलायम सिंह यादव ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और यहीं से शुरू हुई 40 साल से लंबी दोस्ती और सपा की मजबूत सत्ता में आते ही उन्हें कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालने के मिले। लेकिन उनका सबसे बड़ा सपना था मौलाना मोहम्मद यूनिवर्सिटी को बड़ा करना। महत्वाकांक्षा प्रतीक बन गई। जौहर यूनिवर्सिटी को बनाया, जमीन अधिग्रहण हुई, बाद में कानूनी जाल में फंसा दिया गया। 2020 में सलाखों के पीछे तब गए जब उन्हें एक बड़ा झटका लगा और 3 साल के एक मामले में सजा हो गई और उनकी विधायकी भी चली गई, क्योंकि आजम रुकने वाले नहीं थे, थकने वाले नहीं थे और लड़ने वाले थे। शायद ये लड़ाई अभी भी जारी है।
1970 के दशक में आजम खान का उदय हुआ, एक ऐसा वक्त जो अपने शब्दों से आग लगाता था। वह राजनीति की धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय का हथियार मानते थे उसे। 1980 में मुलायम सिंह यादव के साथ उनकी जुगलबंदी उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे मजबूत आधार बनी। वो समाजवादी पार्टी के दिमाग और आवाज थे। एक युवा और मुखर नेता आजम खान ने छात्र राजनीति से अपनी राह बनाई। उनका तेवर हमेशा बागी रहा। 1980 में जिस शख्स ने उनकी प्रतिभा को पहचाना वो थे नेताजी मुलायम सिंह यादव। ये दोस्ती 40 साल से अधिक चली और सपा का आधार स्तंभ बनी। जब भी सपा सत्ता में आई, आजम खान ने महत्वपूर्ण मंत्रालयों की कमान संभाली, लेकिन आज उनका सबसे बड़ा सपना था मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि उनकी राजनीतिक और सामाजिक महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। इस यूनिवर्सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण ने उन्हें बाद में कानूनी दलदल में फंसा दिया। रामपुर शहर विधानसभा सीट आजम खान का अभेद किला रही। 1977 से शुरू हुई यात्रा में उन्होंने 10 बार जीत दर्ज की। वो यहाँ के निर्विवाद सुल्तान थे जिनके फैसले ही रामपुर के शासन थे। उनके परिवार का कोई सदस्य हमेशा इस सीट का प्रतिनिधित्व करता रहा। जैसे जैसे आजम खान की शक्ति बढ़ी, वैसे वैसे उनके ऊपर लगे आरोपों की फहरिस्त भी लंबी होती गई। 2020 में आजम खान को जेल जाना पड़ा। 2 साल से अधिक समय यानी 23 महीने तक उन्हें सलाखों के पीछे गुजारना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एक मामले में उन्हें 3 साल की कैद की सजा हुई और उनकी विधायकी भी रद्द हो गई, यानी विधानसभा की सदस्यता भी चली गई। देखिए, ये मुख्यमंत्री यानी आजहानी मुलायम सिंह यादव जी उनके परम मित्र भी थे और बिल्कुल सगे भाई जैसे थे। उस जमाने में एक हमारे यहाँ शायर हुआ करते थे, एजाज सुल्तानी साहब। उन्होंने एक गीत लिखा था, उसके शायद मुझे उसका मुखड़ा याद आ रहा है। श्री मुलायम आजम खां का भारत में ऐलान है, श्री मुलायम आजम खां का भारत में ऐलान है, एक हो बस एक तामे शान है, श्री मुलायम जिंदाबाद, आजम खां जिंदाबाद। ये तराना उन्होंने लिखा था और ये इसीलिए लिखा था कि ये दोनों लोगों ने पूरे हिंदुस्तान को ये पैगाम दिया कि मोहम्मद आजम खां और मुलायम सिंह यादव जब साथ चल सकते हैं तो समझ लीजिए कि हिंदुस्तान की यही शक्ल होना चाहिए कि हिंदू और मुसलमान साथ चलेंगे तो प्रदेश भी बनेगा और देश भी बनेगा। देश आजम खां और मुलायम सिंह यादव के साथ चलने से है, यानी हिंदू और मुसलमान के साथ चलने से देश है। अगर एक बड़ी आबादी को अलग कर दिया जाएगा तो देश देश नहीं रहेगा। रामपुर की गलियों से लखनऊ की सत्ता गलियारों तक एक नाम जिसने अपनी ताकत और महत्वाकांक्षा से इतिहास रच दिया, वो नाम था आजम खान। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं कुछ अतीत की। एक ऐसा नेता जिसने गली, कस्बे और राजनीति से शुरुआत की और धीरे धीरे यूपी की सत्ता का सबसे ताकतवर चेहरा और वजीर बन गया, अपना मुकाम बनाया। 1948 में जन्मे रामपुर के एक साधारण परिवार में पढ़ाई हुई, शौक था किताबों का। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए जहां किताबें पढ़ते पढ़ते राजनीति की गहरी समझ भी बन गई। यहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक नया सितारा पैदा कर दिया। 1980 में राजनीति का उभरता चेहरा आजम खान सेक्युलर के टिकट पर जनता पार्टी के चुनाव लड़ा और पहली बार विधायक बने। यह जीत केवल एक चुनाव जीतने की कहानी नहीं थी, यह आजम खान की राजनीतिक जमीन की ताकत की नींव थी और शुरू हुआ सफर आने वाले दशकों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति के नक्शे पर बना रहा, क्योंकि आजम बड़े बड़े मंत्रालयों में रहे, बड़े बड़े काम किए, विवादों में आए हो, चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा हो या कोई बड़ी वारदात हो, आजम खान हमेशा राजनीतिक पटल पर चमकते रहे। सियासत की पिच पर कई खिलाड़ी आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पहले ही शॉट में अपनी धमक का ऐलान कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे ताकतवर, सबसे विवादित, सबसे चर्चित और सबसे असरदार नामों में एक मोहम्मद आजम खान का। गली हो, कस्बे की राजनीति से शुरू हुआ उनका सफर कैसे उत्तर प्रदेश की सत्ता के सबसे ताकतवर चेहरों में शामिल हो गया। साधारण परिवार, पढ़ाई का जुनून और फिर एक ऐसी राजनीतिक पारी जिसने यूपी को एक ऐसा नाम दिया जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। साल 1948 रामपुर, एक साधारण परिवार में मोहम्मद आजम खान का जन्म हुआ। घर में भले ही पैसे की कमी रही हो, लेकिन जुनून और पढ़ाई का शौक बहुत था। यही शौक उन्हें लेकर गया ज्ञान के सबसे बड़े केंद्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक।
यहाँ उन्होंने न सिर्फ किताबें पढ़ी बल्कि समाज और राजनीति की नब्ज को भी समझा। ये झुकाव ही उनके जीवन की दिशा तय करने वाला था। एमयू की जमीन पर सींचा गया यह राजनीतिक बीज 1980 में रामपुर की मिट्टी में अंकुरित हुआ। रामपुर की पॉलिटिक्स में एक नया तेज तर्रार और जुझारू चेहरा उभरता है। नाम था आजम खान। भारतीय उन्होंने जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा। यह कोई आसान डगर नहीं थी, लेकिन आजम खान ने न सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि पहली बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। यह जीत सिर्फ एक चुनाव नहीं थी, यह आजम खान की राजनीतिक जमीन को मजबूत करने वाली नींव थी। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने यूपी की सियासत में एक बड़ा नाम पैदा किया। एक ऐसा नेता जो जल्द ही रामपुर का पर्याय बन जाएगा और जिसकी धमक दिल्ली तक महसूस की जाएगी। रामपुर का यह लाल अब यूपी की सत्ता का केंद्र बनने को तैयार था। देखिए, अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो नेताजी के बेटे हैं, तो उनमें भी बड़े गुण हैं और बड़ा सम्मान देते हैं अपने कार्यकर्ताओं को और संघर्षशील हैं और प्रयासरत हैं, मुसलसल कोशा रहते हैं और शायद ये उनकी मेहनत और संघर्ष का नतीजा है जो पार्टी आज भी बड़ी मजबूती के साथ खड़ी है और विपक्ष का रोल अदा कर रही है। 1970 और 80 के दशक जब समाजवादी पार्टी का अस्तित्व केवल एक सपना था, आजम ने अलग अलग दलों के टिकट पर 4 बार विधायक बनकर राजनीति के मैदान में अपनी ताकत का इशारा कर दिया। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब मुलायम सिंह यादव सत्ता में आए। आजम की ताकत कई गुना बढ़ गई। तीनों मुलायम सरकारों में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया और कई अहम विभाग उनकी झोली में आए। साल 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो आजम को मिले 8 बड़े विभाग। तब विपक्ष भी कहता था कि अखिलेश सरकार में कई मुख्यमंत्री हैं, मुलायम सिंह, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव और आजम खान। लेकिन शक्ति के इस खेल में रिश्तों की डोर धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। आजम लगातार पार्टी और सरकार पर दबाव बनाते रहे। मुलायम उन्हें हर बार मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अखिलेश को यह बात अखरती रही कि रामपुर अब एक समानांतर सत्ता का केंद्र बन चुका था और अखिलेश यादव ये बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि सत्ता का केंद्र उनके पास था। दरअसल ये बात शुरू होती है 1970 यानी 70 और 80 के दशक में, जब समाजवादी पार्टी केवल खौफ थी। आजम ने अलग अलग दलों से टिकट पर 4 बार विधायक बनकर राजनीति के मैदान में अपनी पकड़ और ताकत दोनों दिखा दी। लेकिन असली तूफान तब शुरू हुआ जब मुलायम सिंह यादव यानी समाजवादी पार्टी सत्ता में आई। आजम की ताकत कई गुना बढ़ गई। तीनों मुलायम सरकारों में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया और कई अहम विभाग उनकी झोली में आए। 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। आजम खान को इस बार भी कई बड़े विभाग मिले। तब विपक्ष ये कहता था यानी भाजपा और कांग्रेस आरोप लगाती थी कि अखिलेश सरकार में कई मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सत्ता के इस खेल में रिश्तों की डोर कमजोर पड़ने लगी। आजम खान लगातार पार्टी और सरकार पर दबाव बनाते रहे। मुलायम सिंह उन्हें हर बार मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अखिलेश को ये बात हमेशा आखरती रही। रामपुर अब एक समानांतर सत्ता का केंद्र बन चुका था। ये कहानी है शक्ति की, ये कहानी है महत्वाकांक्षा की, ये कहानी है दबाव और सियासी टकराव की, जहां हर जीत, हर निर्णय, हर बयान इतिहास के पन्नों पर छाप छोड़ता है। आजम खान का सफर सिर्फ राजनीति की किताब नहीं, ये एक सत्ता और महत्वाकांक्षा का सिनेमैटिक ड्रामा भी है। देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके की कार्रवाई इस वक्त आजम खान साहब के साथ हो रही है या जो एक मुतासिबाना सलूक आजम खान साहब के साथ हो रहा है, ये हिंदुस्तान की सियासी तारीख में कभी किसी लीडर के साथ नहीं हुआ। छोटी छोटी चीजें हैं, वो कभी हो जाएं तो अलग बात है, लेकिन कोई किसी को खत्म कर देने और तबाह बर्बाद कर देने की हद तक गुजर जाए, ऐसा हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। और मैं समझता हूं कि कल जब मौर्रिख तारीख लिखेगा तो वो तारीख आजम खान साहब के जुल्म और सितम के जिक्र किए बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकती। ये अपने आप में एक हिस्ट्री बन जाएगा, बल्कि बन गया है, ये एक इतिहास बन गया है, एक रिकॉर्ड बन गया है। और इसे तो मैंने कहा भी था और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लोग इस पर तवज्जो दें कि क्या किसी नेता पर इतने अंधाधुंध मुकदमे भी दर्ज किए जा सकते हैं।
सियासत की शतरंज पर कुछ मोहरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ चलते नहीं बल्कि पूरी बिसात और अपनी धमक से हिला देते हैं पूरे खेल को। एक नाम जिसकी सत्ता के गलियारों में तूती बोलती थी, आजम खान, यानी कभी रामपुर के नवाब, कभी समाजवादी पार्टी के बेताज बादशाह। उनके रसूख का आलम था कि उनकी 7 भैंसें चोरी हो गई तो पूरी जिले की पुलिस को दौड़ा दिया। खबर क्वीन विक्टोरिया की तरह मशहूर हो गई। लेकिन राजनीति का फलक हमेशा एक सा नहीं रहता। आजम की सल्तनत कैसे डगमगाई, कैसे पार्टी के करीबी किनारा कर गया, आइए देखते हैं उनके सियासी सफर के इस ढलान तक का पूरा सफर, यानी फर्श से अर्श तक का और अर्श से फर्श तक का। साल था 2014। रामपुर की सड़कों पर एक अफवाह नहीं बल्कि हकीकत गूंज रही थी। आजम खान की 7 भैंसें चोरी हो गई। ये सिर्फ चोरी नहीं बल्कि सत्ता की ताकत का प्रदर्शन था। भैंसों को खोजने के लिए डॉग स्क्वाड से लेकर आधे जिले की फोर्स लग गई। 48 घंटों में ही आजम खान की भैंस को खोल दिया गया। इतना ही नहीं, आजम खान की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया गया कि आजम खान ने खुद तंज कसा, कहा मेरी भैंस तो क्वीन विक्टोरिया से भी ज्यादा मशहूर हो गई। ये उनके रसूख का चरण था। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद हवा बदल गई। समाजवादी कुनबे में दरार पड़नी शुरू हुई। आजम ने सरकार की आलोचना की, बैठकों से दूरी बनाई। दुश्मनों की संख्या बढ़ रही थी तेजी से और भीतर ही भीतर खटास भी पनप रही थी। 2016 में जब मुलायम और अखिलेश के बीच सत्ता का संग्राम छिड़ा, तब भी आजम खान ने दूरी बनाए रखी और जब उनके पुराने विरोधी अमर सिंह की पार्टी में वापसी हुई तो एक खटास गहरे जख्म में बदल गई और वो पार्टी के आयोजनों से गायब रहने लगे, मानो खुद ही अपनी दुनिया को समेट रहे हों आजम खान। 2017 के बाद केंद्र और राज्य में सत्ता बदली और आजम पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा पड़ा। पुराने केस फाइल से बाहर निकले और आखिरकार 2020 में रामपुर के बादशाह को जेल जाना पड़ा। 23 महीने तक वो सलाखों के पीछे रहे। ये मुश्किल दौर था जब पार्टी नेतृत्व भी उनसे कटा कटा नजर आया। अखिलेश यादव कभी उनसे जेल मिलने नहीं गए। उनके राजनीतिक किले की ईंटें खिसकने लगी। 2022 और 2023 के उपचुनाव में जिस रामपुर को आजम अपनी निजी जागीर समझते थे वो हाथ से निकल गया। उनके करीबी आसिम रजा लगातार हार से इस सियासी सल्तनत के सिमटते सायों को और गहरा कर दिया। 2024 में जब लोकसभा चुनाव की हवा चली तब अखिलेश उनसे मिलने पहुंचे। मजबूरी थी या मरहम, ये सवाल बना रहा। पर आजम की सिफारिश ठुकरा दी गई और उनकी पसंद के प्रत्याशी को अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया। जीत भले ही पार्टी को हुई, लेकिन ये जीत इस बात की इशारा थी कि अब आजम खान का वर्चस्व अतीत की कहानी बन चुका है। सैकड़ों मुकदमों से जो है वो लबरेज है आजम खान साहब का खानदान, भरा पूरा हंसता खेलता खानदान सैकड़ों मुकदमों के बोझ तले दबा दिया गया है। यानी वो जख्म दिए गए हैं आजम खान साहब को कि वो कैसे भरेंगे समझ नहीं आता। एक हंसते खेलते घराने को आग लगाने का काम किया है विपक्ष ने। ये ऐसा कभी नहीं हुआ। सियासत में मुखालिफत होती है लेकिन एक हद तक, नाराजगी होती है लेकिन एक हद तक, लेकिन किसी को खत्म कर देना, किसी को मिटा डालने की नीयत से मुकदमे पर मुकदमे, सजाओं पर सजाएं। उत्तर प्रदेश की राजनीति जहां हर ओट, हर जिला, हर शहर सत्ता की कड़ी बनता है, उसी खेल में चमका एक नाम मोहम्मद खान आजम खान था। यूपी की मुस्लिम आबादी लगभग 19 से 20% और पश्चिमी यूपी की कई सीटें निर्णायक साबित होती थी। रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, बरेली, सहारनपुर, ये मुस्लिम वोटों के केंद्र की रणनीति के मैदान बने रहे। लंबे समय तक वोट बैंक के सबसे बड़े नेता आजम खान थे। रामपुर उनका किला माना जाता था। मुस्लिम वोटर का झुकाव सरकार की तरफ था। 2022-23 के उपचुनाव, उनका जेल जाना, फायदा उठाना, बीजेपी के किले में सेधमारी करना। सवाल यह है कि जेल से बाहर के बाद आजम खान का अगला कदम क्या होगा? क्या वो फिर सक्रिय राजनीति में लौटकर पश्चिमी यूपी के मुस्लिम वोटों को अपने साथ जोड़ेंगे? लेकिन बदलते हालात, उनके ना होने और मुस्लिम वोटरों के विकल्प तलाशने का जो खेल है वो शायद आजम खान को नुकसान करता, क्योंकि अब सियासत में वो धमक, वो चमक, वो पहुंच आजम खान की नहीं है। उत्तर प्रदेश की सियासत सिर्फ जातियों के समीकरण पर नहीं टिकी है, बल्कि एक बड़ा हिस्सा धार्मिक अल्पसंख्यकों का, लगभग 19 से 20% की मुस्लिम आबादी, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर निर्णायक साबित होती है। ये वोट बैंक पर लंबे समय तक जिस नेता का सिक्का चलता रहा वो था आजम खान। रामपुर हो, मुरादाबाद, अमरोहा, ये सब उनके रसूख के केंद्र थे और रामपुर तो उनका अजय और अभेद्य किला माना जाता था। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी ने इस पूरे समीकरण को हिला दिया। और बात यह भी है कि आजम खान की वापसी क्या मुस्लिम राजनीति को फिर से बांध पाएगी? देखिए, पैरोल तो यहाँ
उन लोगों को मिलती है जिनकी छवि हुकूमत की नज़र में अच्छी हो। भाई आसाराम बापू हैं, हुकूमत के प्यारे हैं। राम रहीम हैं, हुकूमत को अच्छे लगते हैं। रामपाल जी हैं, अच्छे लगते हैं। और कोई अगर होंगे जिनके ऊपर 100-200 क्रिमिनल एक्टिविटी के मुकदमे होंगे, वो सरकार को अच्छे लगते हैं। आजम खान साहब सरकार को पसंद नहीं है, इसलिए उनको पैरोल नहीं मिला। या उनके अनुपस्थिति में उठे नए चेहरों और विकल्पों की तलाश अब निर्णायक हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की सियासी भूगोल यहाँ रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा और सहारनपुर जैसे जिले मुस्लिम वोटरों की अहमियत सबसे ज्यादा दर्शाते और बताते हैं। आजम खान इन जिलों में समाजवादी पार्टी के लिए एक तरफा वोट खींचने की क्षमता रखते थे। उनका नाम सपा के लिए मुस्लिम वोट बैंक की गारंटी था। लेकिन 2022 और 2023 के उपचुनाव ने सब बदल दिया। आजम की गैरहाजिरी और जेल में रहने का फायदा उठाते हुए बीजेपी ने आजम खान के सबसे मजबूत किले रामपुर को ढहा दिया और उसे भेज दिया। ये सिर्फ एक सीट की हार नहीं थी, बल्कि मुस्लिम वोट बैंक पर आजम खान के एक छत्र प्रभाव के टूटने का संकेत भी था। अब जेल से बाहर आने के बाद भी सबसे बड़ा आजम खान के लिए सवाल यही था कि भविष्य में आजम खान की रणनीति क्या होगी। क्या वो फिर से सक्रिय राजनीति में लौटकर पश्चिमी यूपी के मुस्लिम वोटरों का बड़ा हिस्सा अपने साथ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि कुछ सालों में उनकी अनुपस्थिति में मुस्लिम वोटरों ने भीतर भीतर नए चेहरे और विकल्पों की तलाश को तेज किया है। खुद समाजवादी पार्टी भी अन्य मुस्लिम नेताओं को आगे लाने की कोशिश कर रही है। अब एक व्यक्ति पर निर्भरता कम करना चाहती है समाजवादी पार्टी। उधर भारतीय जनता पार्टी लगातार मुस्लिम बहुल सीटों पर सेंध लगाने की रणनीति बना रही है। लाभार्थी वर्ग के जरिए वो इस समुदाय में पैठ बनाने की कोशिश में है। ऐसे में अगर आजम खान का प्रभाव समाजवादी पार्टी के साथ पूरी तरह जुड़ा रहा या वो अपनी सक्रियता कम रखते हैं तो भविष्य के चुनाव में नतीजे गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं। सपा के लिए मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव निर्णायक हार का कारण बन सकता है, क्योंकि फिर आजम खान अब जेल के अंदर है। देखिए, विकास के मामले में आजम खान साहब बिल्कुल बेमिसाल हैं। रामपुर की जितनी भी बड़ी इमारतें आप देखते हैं, चाहे वो विकास भवन की इमारत हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक की इमारत हो, चाहे रामपुर की तहसीलों की तहसील भवन हो, तहसीलों के इंटर कॉलेजेस हों, रामपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, गांधी समाधि हो, बाकी दरवाजे और सड़कें हों, तो तरक्की के मामले में आजम खान साहब ने, विकास कार्यों के मामले में आजम खान साहब ने जो कारनामा अंजाम दिया है, मैं नहीं समझता कि कोई आने वाले वक्त में शायद उनके मुकाबले का विकास करा सके। रामपुर की सियासत इस बार कुछ अलग कहानी लिख रही है। जिस सीट पर दस्तों तक आजम खान और उनका परिवार चुनावी राजनीति की पहचान रहा, वहां 45 साल बाद सन्नाटा है। जी हां, 1977 के रामपुर शहर विधानसभा सीट पर आजम खान की मौजूदगी सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि एक पूरे राजनीतिक दौर की पहचान थी। मंत्री पद, नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा, लोकसभा तक पहुंचने वाले ये सियासी यात्रा अब एक ठहराव पर दिख रही है। 2019 के आजम खान के सांसद बनने के बाद उपचुनाव में उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा विधायक बनी, लेकिन इस परिवार के चुनावी मैदान से दूरी बना लेने के बाद रामपुर के उपचुनाव में यह फैसला अलग दिखा, बल्कि सियासत के बदलते मिजाज को भी इसमें दिखाई दिया और वो सफल भी रहा। सियासत की दुनिया में कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो सिर्फ विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि एक नेता का ताज और तख्त होती है। रामपुर शहर सीट ऐसी ही है जहां 45 साल से एक ही परिवार का हुकूमत चलता रहा है, वो है आजम खान का परिवार। लेकिन रामपुर के एक सियासी किले में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को चौंका दिया था। खान परिवार ने इस उपचुनाव से अपने को पूरी तरह से किनारे कर लिया था। यह सिर्फ एक चुनाव से पीछे हटना नहीं था बल्कि एक युग के सियासी विराम की घोषणा है। आजम खान और रामपुर ये दो नाम एक दूसरे के पर्यायवाची रहे हैं। 1977 में पहला चुनाव हारने के बाद इस सीट ने कभी उन्हें निराश नहीं किया। 1980 से लेकर अब तक 10 बार लगातार जीत का रिकॉर्ड आजम खान ने बनाया। वो विधायक बने, मंत्री बने, नेता प्रतिपक्ष बने और राज्यसभा सांसद भी रहे। जब 2019 में उन्होंने लोकसभा के लिए विधायक का पद छोड़ा तब भी विरासत टूटने नहीं दी। उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा फौरन मैदान में उतरी और जीत दर्ज की। रामपुर का सिंहासन हमेशा खान परिवार के पास सुरक्षित रहा, लेकिन इस बार कहानी बदल गई थी।
45 साल में पहली बार खान परिवार का कोई सदस्य रामपुर शहर के चुनावी मैदान में नहीं था। ये ऐतिहासिक ब्रेक कई सवाल खड़े करता है। क्या लगातार मुकदमे, जेल और प्रशासनिक उत्पीड़न ने इस परिवार को थका दिया है? क्या वो सीधी चुनावी लड़ाई लड़ने से पीछे हटना चाहते हैं? क्या ये एहसास हुआ कि मौजूदा माहौल में जीत की गारंटी नहीं है और इसलिए विरासत को किसी संभावित हार के दाग से बचाने के लिए रणनीतिक रिट्रीट अपनाई गई? और 45 साल बाद उनके परिवार का रामपुर उपचुनाव किनारा करना एक ऐतिहासिक फैसला था। लेकिन आजम खान ने आसिम रजा पर दांव लगाकर यह स्पष्ट कर दिया था कि रामपुर की बागडोर अभी भी उन्हीं के हाथों में है और इस पूरे संघर्ष में अखिलेश यादव से उनका 45 साल का रिश्ता अटूट बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजम खान साहब एक तो खुद तरक्की पसंद इंसान हैं, चाहते हैं कि मुआशरा तरक्की करे, समाज तरक्की करे और शहर खूबसूरत बने, अच्छी इमारतें हों, अच्छी सड़कें हों, बिजली हो, पानी हो, दवा हो। ये इंतज़ाम उन्होंने बहुत खूबसूरती से किए और यहाँ तक हुआ कि नुस्खा 10 रुपए का हुआ करता था, आपने अपनी कोशिश उसे 1 रुपए का कराया। इसमें इतनी खूबसूरत हॉस्पिटल की बिल्डिंग कहीं नहीं होगी जितनी बड़ी बिल्डिंग सरकारी हॉस्पिटल की रामपुर में है। और एजुकेशन से उनको बहुत मोहब्बत थी, है और हयात रहेगी। और उन्होंने अपने इब्तदाई ज़िंदगी से जब पहली बार एक विधायक सिटी का क़याम, अब अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि साहब आज़म खान ने इतनी ताकतें रहीं और कोई कारखाना नहीं लगवाया। कारखाना यहाँ एक बंद पड़ा था, उसमें के बराबर एक कारखाना है, तालीम का कारखाना, जिसे मोहम्मद अली जौहरी यूनिवर्सिटी कहा जाता है। जब बच्चा वहाँ से पढ़ के निकलेगा, तालीम हासिल करके निकलेगा, जिस शोबे में, जिस इदारे में, जिस भी इंस्टीट्यूशन में उसको अपनी एजुकेशन हासिल करना है, जिस सब्जेक्ट में उसको आगे बढ़ना है, वो वहाँ से जब डिग्री हासिल करके निकलेगा तो जाहिर है कि समाज में कहीं ना कहीं वो। रामपुर की राजनीति फिर गर्म हो गई है और सियासी माहौल बन चुका हाई वोल्टेज। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने अपने करीबी आसिम रजा को विधानसभा उपचुनाव का उम्मीदवार घोषित कर मुकाबले में कई नई चाल चल दी। आसिम रजा पहले लोकसभा उपचुनाव में सपा के टिकट पर उतारे गए थे, लेकिन बीजेपी के घनश्याम लोधी से हार का सामना करना पड़ा था। अब उन्हें भरोसा जताएगा कि इस बार चुनाव ईमानदारी से होगा और जीत की उम्मीद मजबूत होगी। बीजेपी के आकाश सक्सेना को मैदान में उतारकर बीजेपी ने मुकाबले को रोचक और हाई स्टेटस बना दिया और रामपुर की राजनीति में अब हर एक वोट जंग बन चुका, क्योंकि आकाश सक्सेना वहां से विधायक बन गए। रामपुर वो सियासी किला जिसकी चाबी बरसों से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की जेब में रहती थी। कोर्ट से मिली 3 साल की सजा ने उन्हें विधायकी से बेदखल कर दिया, लेकिन राजनीति से नहीं। खाली हुई इस कुर्सी के लिए महासंग्राम शुरू हो चुका है। तमाम चुप्पी और अटकलों के बाद आजम खान ने खुद कमान संभालते हुए अपने सबसे भरोसेमंद प्यादे को मैदान में उतार दिया। आजम खान ने अपने करीबी आसिम रजा को सपा का प्रत्याशी घोषित कर सबको चौंका दिया। चौंकाया इसलिए क्योंकि आसिम रजा वही है जिन्होंने लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के घनश्याम लोधी से करारी हार झेली थी। ये एक रिस्क भरा दांव था, दिखाता है कि आजम खान को हार जीत से ज्यादा वफादारी पर भरोसा है, चुनावी बिसात पर। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने चिरपरिचित चेहरे और आजम खान को जेल की सलाखों के पीछे भेजने वाले आकाश सक्सेना को मौका दिया। बीजेपी और आजम खान के बीच सियासी रार में आकाश सक्सेना लंबे समय में एक महत्वपूर्ण मोहरा रहे। इस पूरे उपचुनाव की जड़ में आजम खान को कोर्ट से मिली 3 साल की कैद की सजा है, जिसने उनकी विधायकी छीन ली। अब ये खाली हुई सीट तय करेगी कि न्यायपालिका के फैसले के बाद भी आजम खान का सियासी प्रभाव रामपुर की जनता पर कितना कायम रहता है। आजम खान की रिहाई सिर्फ एक व्यक्तिगत जीत नहीं है, समाजवादी पार्टी के लिए संजीवनी है। लेकिन चुनौती कम नहीं है, क्योंकि आजम खान को 23 महीने बाद जेल से छोड़ा गया था और एक बार फिर वो एक मामले में जेल में पहुंच गए हैं। दर्जनों मुकदमे और प्रशासनिक दबाव सबके बावजूद आजम खान की वापसी राजनीति के मैदान में है। देखिए, जो मुखालिफिन हैं उनको कुछ तो कहना है। आजम खान साहब एक तो बहुत साफगो इंसान हैं और थोड़ा तल्ख मिजाज भी हैं, थोड़ा कड़वा भी बोलते हैं। तो सख्त लोग जो होते हैं, अगर वो आपसे सख्त लहजे में गुफ्तगू कर रहे हैं, टफ लहजे में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका दिल बहुत नर्म है। वो नर्मगोशा रहते हैं अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए। हमेशा अपने समाज के लोगों को बड़ी इज्जत दी, भाईचारे को हमेशा फरोग दिया, आपसी रिश्तों को हमेशा अहमियत दी। आप देख सकते हैं उनके यहाँ आज भी
हिंदू और मुसलमान बराबर की तादाद में उनके साथ जुड़े हुए हैं। और आजम खान साहब की जितनी भी ये कामयाबी है, इस 50 बरस में वो 10 बार MP भी रहे, 4 बार मिनिस्टर रहे, 10 बार MLA रहे, 2 बार MP रहे, जितनी बार भी वो चुनाव लड़े और जितनी बार भी उन्होंने जितनों को चुनाव लड़ाया, उन तमाम चुनावों की जो जीत है, जो कामयाबी है, उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों का वोट और मदद शामिल है। रामपुर का ये शहर हमेशा से पश्चिमी यूपी के मुस्लिम वोट बैंक का सबसे बड़ा चेहरा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या वो अपनी पुरानी ताकत फिर से कायम कर पाएंगे या प्रशासन, विपक्ष और नए उभरते चेहरों के बीच उनकी सियासी चमक फीकी पड़ जाएगी। रामपुर की कुर्सी जो 45 साल तक खान परिवार के कब्जे में रही, इस परिवार ने खुद चुनाव से किनारा कर लिया। खाली सीट, बदलते समीकरण अब तय करेंगे कि आजम का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। सालों तक उन्होंने सत्ता की गलियों में अपनी छवि बनाई, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के सपने को साकार किया और रामपुर विधानसभा सीट को अपने राजनीतिक किले में बदल दिया। लेकिन 2020 में जेल जाना, 3 साल की कैद और विधायकी से वंचित होना, ये दौर उनके लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। वो दौर जब समर्थक और परिवार भी उनकी राजनीतिक भविष्य को लेकर असमंजस में थे। आज उनकी रिहाई से एक नई कहानी शुरू की है, एक ऐसी कहानी जिसमें सत्ता, प्रतिशोध, वफादारी और चुनौतियां एक साथ बुनी गई हैं। क्या रामपुर का ये शहर फिर से राजनीतिक मैदान में दहाड़ पाएगा क्योंकि अभी जेल की सलाखों के पीछे है, या अब उनका सफर केवल इतिहास की किताबों तक सीमित रह जाएगा? उत्तर प्रदेश की राजनीति की ये दास्तान अभी पूरी नहीं हुई है, इसीलिए कहते हैं चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, बदलना प्रकृति का नियम है। ये आजम खान जो कभी यूपी की सियासत का सबसे ताकतवर वजीर हुआ करता था, वो दौर था जब आजम खान के ही इशारे पर उत्तर प्रदेश के जिलों में अफसरों की पोस्टिंग होती थी और एक फोन पर तबादले कर दिए जाते थे। क्या आजम खान का वो दौर वापस आएगा या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल आजम खान जेल की सलाखों के पीछे हैं। इसके बगैर आजम खान साहब की जो कामयाबी है वो अधूरी है। उनका खुद का भी ये कहना है कि जब तक मेरे साथ सारे लोग नहीं होंगे, मेरी जीत नहीं। तो आपने देखा हमारे इस स्पेशल शो मठाधीश में आजम खान के फर्ज से अर्श तक की कहानी और अर्श से फर्ज तक की कहानी। एक ऐसा नेता जो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति में एक बड़ा चेहरा था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटरों का सबसे बड़ा नेता था। और एक दौर था आजम खान का कि जब सत्ता उनके इशारे पर चलती थी। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की सत्ता के कई बार केंद्र बने, यानी मुख्यमंत्री बने। हर बार आजम खान की ताकत बढ़ती गई, क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, आजम खान की सियासी ताकत मजबूत होती गई। आजम खान के एक टेलीफोन पर बड़े बड़े अफसरों के तबादले हो जाया करते थे। उनकी भैंस चोरी होती थी तो मंजिल सैनी जैसी IPS अफसर भैंस ढूंढने में लग जाती थी। जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना किया उन्होंने, एक बड़े लंबे चौड़े इलाके में उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी को बनाया। लेकिन जब सत्ता बदली तो यही जौहर यूनिवर्सिटी उनके लिए काल बन गई। बुलडोजर चले, मुकदमों के बाद मुकदमे हुए। आकाश सक्सेना ने उस पूरी लड़ाई पर जोर दे दिया। हर बार मुकदमा लिखा जाता, ज्यादातर मुकदमों में वादी आकाश सक्सेना होते जो इस वक्त बीजेपी के विधायक हैं और इस वक्त आजम खान जेल में है। जेल से आजम खान की रिहाई हुई तो माना जा रहा था कि आजम खान शायद बहुजन समाज पार्टी की तरफ चले जाएंगे, बीजेपी उनका समर्थन कर देगी। लेकिन 2-3 दिन बाद ही आजम खान के तेवर और तकरीरें निकलकर सामने आने लगी जो शायद सत्ता को अच्छा नहीं लगा। फिर एक मामले में आजम खान को जेल जाना पड़ा। अब नौबत यह है कि आजम खान जेल में अपने परिवार से भी नहीं मिल रहे हैं। शायद वो मुफलिसी के दौर में आ गए हैं या फिर वो अंदर से दर्द उनका बयां हो रहा है कि अपने पत्नी और बच्चों से भी वो मुलाकात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा किया। लेकिन एक बात मैंने आपको पहले भी कही कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। एक वक्त वो था जब आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे ताकतवर वजीर हुआ करते थे। अखिलेश सरकार में भी आजम खान की तूती बोलती थी। कई बार अखिलेश और आजम खान के बीच टकराव की खबरें भी आती थी, लेकिन हर बार नेता मुलायम सिंह यादव बीच में आ जाते थे क्योंकि आजम खान नेताजी के दुलारे थे और वो चाहते थे कि आजम खान की छत्रछाया में अखिलेश आगे बढ़े। लेकिन अखिलेश को शायद ये बात गंवारा नहीं थी। तो आजम खान जैसे नेताओं का क्या हश्र होता है, हमने अपने मठाधीश के शो में आपको दिखाया। अगले मठाधीश के शो में फिर किसी राजनीतिक या अपराध से राजनीति में आए किसी बाहुबली की कहानी दिखाएंगे अपनी इस मठाधीश में। देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार। ये कलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते। हमें बिल्ला कहने वाला
हमें कुत्ता कहने वाला